हेलो जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के अंतर्गत हम अपनी एक कंडीशन फ्राइडे वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। व्यंजन संधि और व्यंजन संधि की दूसरी कंडीशन है, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में आधा चैन आ जाता है। ये है जी आपकी दूसरी कंडीशन। कैसे आएगा जी? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से वृक्ष छाया तरु छाया छाया गुरु छाया, इन चार में शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है। इनको आप ABCD भी मान सकते हो। इनको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है भाई, अगर आवाज़ थोड़ा क्लियर सी ना हो तो आज माफ़ करना, ठीक है। बाकी गर्म पानी पी के काम चलाएंगे। जी, वैसे मैं क्लास ऑफ करने जा रहा था आकाश कुमार जी, क्योंकि पिछली क्लास में मेरे गले की आवाज़ बैठ गई थी, लेकिन मैंने गरारे किए, अभी गर्म पानी से थोड़ी राहत मिली और दोबारा से गर्म पानी पी के आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो क्लास ऑफ करने से आपका भला नहीं होता, लेकिन जो मैं हिम्मत दिखा रहा हूँ, ठीक है, उससे मेरा भी काम आसान होगा और आपका भी होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि इन चार में से सही वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। क्योंकि संधि हमें क्या सिखा रही है? संधि उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान, शुद्ध वर्तनी, पर्यायवाची, शाब्दिक अर्थ, ये सब संधि के आधार पर ही हम करते हैं। अरे दोस्तों, इसमें ये वाली वर्तनी भी गलत है, इसमें ये भी गलत है, इसमें ये भी गलत है और इसमें ये भी गलत है। दो लॉजिक आपको सीखने हैं। एक तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, तरु में जो ऊ आएगा वो छोटा ऊ आएगा। दूसरा, गुरु में जो ऊ आएगा वो भी छोटा ऊ आएगा। तो गुरु में जो ऊ है वो भी क्या है? छोटा ऊ है। अब इसमें जो बड़ा ऊ है, ये वाला जो घुंडी मुड़ी हुई है ना, ये वाला, तो ये बड़ा ऊ आता ही नहीं है, इसमें छोटा ऊ आएगा। एक लॉजिक तो आपको ये सीखना है। दूसरा लॉजिक आपको ये सीखना है कि इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, ये छोटा ऊ ही है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें गलती ये है कि बीच में चैन नहीं आया। इनकी जो सही शुद्ध वर्तनी होगी वो क्या होगी? इनकी सही शुद्ध वर्तनी होगी ये वाली, वृक्ष छाया, ठीक है, तरु छाया, इसके बाद पितृ छाया, मातृ छाया,
और गुरु छाया। इन सब के बीच में क्या आ गया है, आधा च आ गया। इन सब के बीच में यहाँ आधा च आ गया। और ये किस नियम के अनुसार, व्यंजन संधि का दूसरा जो नियम है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका सही संधि विच्छेद क्या होगा जी, वृक्ष और छाया। इसका संधि विच्छेद तरु छाया। इसका संधि विच्छेद पितृ छाया। इसका संधि विच्छेद मातृ छाया। और इसका संधि विच्छेद गुरु छाया। अब आपको बताना है यहाँ कौन से दो वर्णों का आपस में मेल हुआ है, कौन से दो वर्णों का आपस में यहाँ पर मेल हुआ है, ये आपको बताना है। जी, तो दोनों में से आप वर्ण निकालिए, क्योंकि वो पूछेगा शब्द दे के आपसे कि कौन से दो वर्णों का इनमें मेल हुआ है। जी, यहाँ पे क्या है दोस्तों, इधर से हमने ए लिया, इधर से छ, इधर से ओ, इधर से छ, यहाँ से आपने री और छ, यहाँ आपने री और छ, और यहाँ आपने छोटा ओ और छ। अगर आप तरु में, प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर तरु में आप बड़ा ऊ लेते तो यहाँ भी बड़ा ऊ होता, आप इस वाले ऊ का प्रयोग करते, तरु में बड़ा ऊ होता। अगर गुरु में यहाँ बड़ा ऊ होता तो आप इसका प्रयोग करते। तो पूछेगा भी यहाँ कौन से दो वर्ण होंगे जिनसे आप इसमें व्यंजन संधि बताओगे। तो इससे हमें ये साबित होता है, जब यहाँ छोटा ऊ आया, कि गुरु में छोटे ऊ का प्रयोग होता है, तरु में भी छोटे ऊ का ही प्रयोग होता है। अब नियम क्या बनाया आपने, नियम बनाया यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छह वर्ण आए तो दोनों के बीच में च आ जाता है। यहाँ स्वर वर्ण के बाद छह वर्ण आया, देखो स्वर वर्ण के बाद में क्या आ गया, छह वर्ण। यहाँ पे ये आपका स्वर है, स्वर वर्ण के बाद छः, स्वर के बाद छः, स्वर के बाद छः, स्वर के बाद छः, इसी वजह से दोनों के बीच में च आ गया। और ये अपने आप में सही वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है। तो जहाँ एक स्वर एक व्यंजन हो तो क्या कहलाती है, व्यंजन संधि। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सही वर्तनी कौन सी है। विच्छेद, परिच्छेद, अनुच्छेद। अनुच्छेद इसमें से अशुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है, अशुद्ध वर्तनी, गलत वर्तनी। ये आपका यहाँ पे हमने एक ले लिया, ये दो, इसमें से हमने तीन और इसमें से चार। ठीक है जी, अशुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। गलत वर्तनी, यहाँ पे कौन से दो वर्णों का मेल होगा, सही संधि विच्छेद क्या है, वी और छेद, परि और छेद, अनु और छेद। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, ई के बाद छः आ गया इसीलिए बीच में छः है, ई के बाद छः आया इसीलिए बीच में छः आया, यहाँ ऊ के बाद में छः आया इसीलिए बीच में छः आया। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहाँ स्वच्छंद ले लूँ
तो या स्वच्छंद लो, तो इसमें से क्या बनेगा, ये सु और प्यारे दोस्तों अच। अगर स्वच्छ को मैंने लिया है तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको ये ध्यान रखना है, इधर से आपने ऊ लिया, इधर से आपने ए लिया। तो जब आपने इसमें से ऊ ले लिया तो इधर से क्या बच गया, आधा से। जब इधर से ए ले लिया, इधर क्या बच गया, आधा, 6 और 6। ऊ और ए को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वह। तो जब दो स्वर वर्णों को मिलाने से यह बनता हो, वह बनता हो, और उनसे पहले कोई आधा व्यंजन हो, तो वो यण संधि का उदाहरण होता है। इसका उदाहरण होता है यण संधि का। तो ये स्वच्छ तो ठीक था, लेकिन स्वच्छंद ठीक नहीं था, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से जो गलत वर्तनी थी, तो ये गलत वर्तनी ये वाली थी जो हमने ये प्रयोग किया है, स्वच्छंद। इसमें चय नहीं आएगा। स्वच्छ अपने आप में किसका उदाहरण है, यण संधि का। सु और अच से मिलके बना है। इधर से ऊ ले लिया, इधर से ऊ और ए को मिला के वह बन गया। जब आपने ये वाला ऊ ले लिया तो ये तो आधा से बचा, यहाँ पे ये तो ऊ ले लिया, आधा से बचा। ए ले लिया तो ये वाला 6 और ये वाला 6 बचा। ऊ और ए को मिलाया तो वह, तो शब्द बन गया स्वच्छंद। बीच में वह, पहले आधा व्यंजन, यण स्वर संधि का उदाहरण। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, रट्टा नहीं मारना है। ये आपसे पर्यायवाची में भी पूछेगा, शुद्ध वर्तनी के रूप में भी पूछेगा, शाब्दिक अर्थ के रूप में भी पूछेगा, उपसर्ग भी पूछेगा कि इसमें उपसर्ग बताइए। तो स्वच्छ में कौन सा उपसर्ग है, कहाँ से पता चलेगा, संधि से। इसमें अनुच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, अनु। परिच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, परि। और विच्छेद में कौन सा उपसर्ग है, वि। तो वर्तनी की पहचान, उपसर्गों की पहचान, शाब्दिक अर्थ की पहचान, पर्यायवाची शब्द की पहचान आप संधि के माध्यम से ही कर पाओगे, अदरवाइज केवल और केवल रट्टा मारोगे। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन, यदि तय के बाद च ज ले, यदि तय के बाद च ज ले या डे वर्ण आए, डे वर्ण आए तो तय का परिवर्तन क्रम से आधा च, आधा ज, आधा ले, आधे डे में हो जाता है। कैसे होगा, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, चरित, उच्चारण, सज्जन, उज्ज्वल, उल्लेख और उल्लास। आपसे इनका शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है, वर्तनी के रूप में भी पूछ सकता है, और इसमें उपसर्ग भी पूछ सकता है। यहाँ पर क्या होगा, ये सच और चरित्र, ये यहाँ पे क्या है, उच्च और चारण, यहाँ पर सज और जन। इनमें से किसी में भी पहले वाले का अर्थ नहीं है, जबकि संधि में दोनों का अर्थ होना जरूरी है। तो यहाँ जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो इसमें से पहले वाले का मीनिंग नहीं है। जब पहले वाले का मीनिंग नहीं है तो फिर इसका मतलब ये राइट संधि विच्छेद नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सत और चरित्र है, ये आपका उत और चारण है,
ये आपका सत और जन है, श्रेष्ठ जन, और ये बना है उत और जबल से, और ये बना है आपका उत और लेख से, और ये बना है आपका उत और ला से। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तय के बाद में यहाँ पर क्या आया, तय के बाद में जय, 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 तय के बाद में ले, और तय के बाद में ले। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ऊपर जो कंडीशन लिखी हुई है उसको आपको इसमें अप्लाई करना है। वो आपसे उपसर्ग पूछ सकता है, वो आपसे सही संधि विच्छेद पूछ सकता है, शब्दों का अर्थ पूछ सकता है, या फिर पर्यायवाची। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे प्यारे दोस्तों तय के बाद में चय आ गया, तो इस तय का परिवर्तन चय में हो गया। तय के बाद में जो भी यहाँ होगा ये तय उसी में बदल गया। पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके शब्द बना। तय के बाद में यहाँ पे चय आ गया, तो इस वाले तय का परिवर्तन किस में हो गया, यहाँ पे इस चय में, ये वाला। यहाँ तय के बाद में जय आया है, तो इस वाले तय का परिवर्तन जय में। यहाँ तय के बाद में जय आया है, तो इस वाले तय का परिवर्तन जय में। यहाँ तय के बाद ले आया है, तो इस तय का परिवर्तन लय में। यहाँ तय के बाद में ले आया है, तो इस तय का परिवर्तन लय में हुआ। यदि तय के बाद चय जय लय वर्ण आ जाए, तो तय के बाद में चय जय और लय वर्ण आ गया, तो आधे तय का परिवर्तन क्रम से आधे चय में, क्रम से मतलब सीक्वेंस में, क्रम से का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस में। तय के बाद चय आएगा तो ये वाला तय चय में बदलेगा, ठीक है। तय के बाद जय आएगा, ये वाला जय में बदलेगा, ठीक है। तय के बाद ले आएगा तो ये तय लय में बदलेगा। तो इसमें से जो दूसरा था इसका तो कोई मीनिंग नहीं था, तो जो शब्द दिया पहले हमने उस रूप में लिख लिया जिस रूप में वो शब्द बना है। लेकिन जब इसमें से इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, तो फिर मीनिंग बनाना पड़ेगा। मीनिंग कैसे बनेगा, इस तीसरी कंडीशन से। तो राइट संधि विच्छेद ये है, सत मतलब श्रेष्ठ, और चरित्र जिसका श्रेष्ठ चरित्र है, कैरेक्टर है, वो सच्चरित है। उत और चारण जो ऊपर से उच्चारण किया जा रहा है, सत मतलब श्रेष्ठ जन, लोग जो श्रेष्ठ लोग हैं वो सज्जन कहलाए हैं, ठीक है। उत्लेख ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, उल्लेख। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें उत उपसर्ग है, इसमें सत उपसर्ग है, इसमें सत उपसर्ग है। तो उपसर्ग की पहचान भी संधि से है, शुद्ध वर्तनी भी संधि से पहचान पा रहे हैं, और शब्दों के अर्थ भी हम संधि के माध्यम से ही समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर सच्चरित का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ चरित। सज्जन का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ लोग, ठीक है। तो इसीलिए राइट संधि विच्छेद आपका ये लास्ट वाला है, अर्थात ये पहले वाले नंबर, ये शुद्ध संधि विच्छेद हैं। क्यों, क्योंकि इसमें से तो पहले का मीनिंग नहीं है, इसलिए इस कंडीशन के आधार पे हमने इसको बनाया। फिर दोस्तों फिर आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे ये शब्द जो बना है हमारा, ये शब्द बना है हमारा उड्डयन, तो पहले उसको उसी रूप में लेंगे जिस रूप में ये है। तो ये क्या बन गया, उड्डयन। तो इसमें से इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो उत और डयन से तय के बाद में क्या आ गया, डय आ गया। जब तय के बाद में डय आया है तो इस वाले तय का परिवर्तन डय में हुआ, ये पहले कंडीशन, ये दूसरे, और तब जाके शब्द बना। इसी शब्द को प्यारे दोस्तों आपने इस रूप में भी लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है, उड्डयन। तो ये भी वर्तनी अपने आप में सही है, ये भी सही है। यहाँ आधा डय और डय को हमने एक साथ लिख लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, उत और डयन से मिलके शब्द बना है उड्डयन। क्लियर। तय के बाद डय आएगा तो इस वाले तय का परिवर्तन किस में हो गया, डय में हो गया। किस नियम के अनुसार, संधि का तीसरा नियम,
यदि तय के बाद डे वर्ण आए तो तय का परिवर्तन आधे डे में, आधा तय है तो आधे डे में ही इसका परिवर्तन होगा। अगर ये तीसरी कंडीशन समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 क्या कह रही है? यदि सम उपसर्ग के बाद या यदि सम उपसर्ग के बाद या मैं के बाद कोई अंतस्थ वर्ण, मैं के बाद कोई अंतस्थ वर्ण, यह मैं के बाद कोई अंतस्थ वर्ण, ये रे ले वे, अथवा कोई ऊष्म व्यंजन, अथवा कोई ऊष्म व्यंजन से है आए तो सम उपसर्ग के मैं के स्थान पर, सम उपसर्ग में मैं के स्थान पर अनुस्वार, मैं के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह, मैं के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह, मैं के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह हो जाता है, मैं के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह हो जाता है। कैसे? संयोग, संरक्षण, संलग्न और संवाद। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम और योग, सम और रक्षण, सम और लगन और सम और वाद। यहाँ पे क्या कहा गया? मैं के बाद यह आ जाए, मैं के बाद रे आ जाए, मैं के बाद ले आ जाए, मैं के बाद वे आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, इस वाले में, तो ये वाला जो मैं है इसके स्थान पे अनुस्वार, इस मैं के स्थान पे अनुस्वार, इस मैं के स्थान पे अनुस्वार, इस वाले मैं के स्थान पे अनुस्वार चिन्ह। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सम उपसर्ग के बाद मैं, सम उपसर्ग के बाद या मैं के बाद एक ही बात है, कोई अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण के अंदर कौन कौन से आते हैं? यह, रे, ले और वे आ गया जी, यह, रे, ले और वे आ गया। अथवा कोई ऊष्म व्यंजन से आए तो सम उपसर्ग के मैं, तो सम उपसर्ग के मैं के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह हो जाता है। तो ये जो अनुस्वार आया है किसकी वजह से आया? ये मैं के बाद अंतस्थ वर्ण आए हैं। क्लियर? अब दूसरे एग्जाम्पल देखिए। यहाँ शब्द आ गया आपका सन से, संसार और सनहा। तो कैसे करेंगे जी? यहाँ सम और से
शब्द को ऐसी जगह से अलग करना है जहाँ उनका मीनिंग हो जाए, अर्थात जो आपने पढ़े लिखे सुने देखे हो। इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, मैं के बाद में से है, मैं के बाद से है, और यहाँ मैं के बाद में है। तो यहाँ मैं के बाद में से आया तो ये अनुस्वार में परिवर्तन है, मैं के बाद ये आया तो अनुस्वार में परिवर्तन, मैं के बाद में आया तो ये क्या है, अनुस्वार में परिवर्तन। तो मैं के बाद में यहाँ से आएगा तो इस वाले मैं का परिवर्तन, मैं के बाद से आ गया इस वाले मैं का अनुस्वार में, मैं के बाद से आ गया इस वाले मैं का अनुस्वार में, मैं के बाद है आ गया इस मैं का अनुस्वार में परिवर्तन। ये इसका सही संधि विच्छेद है, ये दोनों के दोनों व्यंजन हैं, इसलिए क्या कहलाए, व्यंजन संधि। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, ये फोर्थ कंडीशन भी, यदि सम उपसर्ग के बाद में मैं या मैं के बाद अंतस्थ वर्ण आ जाए, ऊष्म वर्ण आ जाए, तो मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार। यहाँ तक अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। प्यारे दोस्तों, इससे जो है कोई एग्जाम्पल बनता नहीं है। यहाँ इसके से ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, इसके बाद यहाँ ये रे लेवे के एग्जाम्पल लिए, लेकिन यहाँ इससे कोई एग्जाम्पल बनता नहीं है। क्लियर। पांचवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन क्या है जी, पांचवी कंडीशन है पांचवी कंडीशन, यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं, धातु। यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया धातु या कैसे बना शब्द, यदि सम उपसर्ग के बाद कर क्रिया धातु या कैसे बना शब्द, कैसे बना शब्द आए, कैसे बना शब्द आए, तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में दंतव्य से, दोनों के बीच में दंतव्य से आ जाता है। जैसे मैथ में a + b² बराबर a² b² 2a भी होता है। जैसे सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलके साइंस में साधारण नमक बनाते हैं, ऐसे हिंदी में ये जो नियम हैं इनसे शब्दों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे शब्द आ गया आपका संस्कृत, संस्कार, संस्कृति, संस्करण। तो ये कैसे बने हैं, यहाँ पर सम और कर्त से मिलके बना है, ये सम और कार से मिलके बना है, और ये सम और कर्ती से मिलके बना है, और ये सम और कर्ण से मिलके बना है। तो कौन से दो वर्णों का मेल हुआ, यहाँ मैं के बाद में या सम उपसर्ग के बाद में कर क्रिया, यहाँ मैं के बाद में कैसे बना हुआ शब्द, यहाँ मैं के बाद में कर क्रिया आई, और यहाँ मैं के बाद में कैसे बना हुआ शब्द आया। और जब सम उपसर्ग के बाद में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, कर क्रिया से बना शब्द आ जाए या कैसे बना शब्द आ जाए, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, दोनों के बीच में आधा से, यहाँ दोनों के बीच में आधा से, दोनों के बीच में आधा से, दोनों के बीच में, और ये से कौन सा है, दंतव्य से,
इसका उच्चारण कहाँ से करते हैं हम? दांत से करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं दंतव्य से। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हुआ, इस मैं का अनुस्वार में परिवर्तन, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन। और जब मैं के बाद में कर क्रिया, मैं के बाद में कैसे बना शब्द आया, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? आधा से। यहाँ दोनों के बीच में आधा से, दोनों के बीच में आधा से। और ये कौन सा से है? दंतव्य से है। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्लियर? तो सम उपसर्ग के बाद में, तो इनमें कौन सा उपसर्ग है? सब में सम उपसर्ग है। तो उपसर्ग की पहचान कहाँ से करोगे? संधि के माध्यम से। इसके बाद 6 जी, हाँ बेटे, उसको देख, आवाज लगा। इसके बाद में यदि परि उपसर्ग के बाद, यदि परि उपसर्ग के बाद कर क्रिया, परि उपसर्ग के बाद कर क्रिया या कैसे बना शब्द, यदि परि उपसर्ग के बाद कर क्रिया कैसे बना शब्द, कैसे बना शब्द आए तो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में मूर्धन्य से, दोनों के बीच में मूर्धन्य से आ जाता है या आगम हो जाता है। ये किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। कैसे? परिष्कृत, परिष्कार, परिष्करण। यहाँ पे क्या है? परि और कर्त, यहाँ पे परि और कार, और यहाँ पे परि और करण। तो यहाँ पे क्या हुआ जी? यहाँ पे इसमें क्या लिया हमने? ई के बाद में कै, व्यंजन संधि है। ई के बाद में कै, यहाँ पे ई के बाद में कै, व्यंजन संधि है। तो यहाँ पे परि के बाद में क्या आया? कर क्रिया से बना शब्द आया। परि के बाद में कैसे बना शब्द, परि के बाद कैसे बना शब्द। इसी वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया? मूर्धन्य से। तो इसका जो षटकोण वाला आधा से है या पूरा से है, इसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। किससे करते हैं? मूर्धा से। तो यहाँ दंतव्य से आ रहा था, लेकिन पहले सम उपसर्ग था, इसी वजह से दंतव्य से आया। कौन सा से आया? दंतव्य से। यहाँ पे अगर परि उपसर्ग के बाद में ये कंडीशन बनेगी तो कौन सा से आएगा? मूर्धन्य से, वो भी आधा। तो ये परिष्कृत, परिष्कार, परिष्करण जो शब्द बने हैं, ये व्यंजन संधि के अनुसार बने। इनमें परि उपसर्ग हो गया, इनमें सब में सम उपसर्ग हो गया। क्लियर? तो उपसर्गों की पहचान कहाँ से होगी? संधि के माध्यम से। तो कितनी कंडीशन हो गई आपकी? 6 कंडीशन हो गई। इसके बाद 7वीं कंडीशन। तो 7वीं कंडीशन क्या है जी? यदि यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद मैं से
यदि सम उपसर्ग के बाद मैं से बना शब्द, यदि सम उपसर्ग के बाद मैं से बना शब्द आए अर्थात मैं के बाद मैं वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन न होकर, मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन न होकर मैं का द्वित बन जाता है, मैं का द्वित बन जाता है। कैसे? सम्मान, सम्मति, सम्मोहन। यहाँ पर क्या है? सम और मान, सम और मति कहते हैं बुद्धि को, और सम और मोह। यहाँ पे क्या हुआ? मैं के बाद मैं आया, मैं के बाद मैं के बाद मैं। तो जब मैं के बाद मैं आएगा तो आप इस वाले मैं को अनुस्वार में नहीं बदल सकते, इस वाले मैं को अनुस्वार में नहीं बदल सकते। यदि मैं के बाद मैं आएगा तो यहाँ मैं का द्वित बनेगा, यहाँ मैं का द्वित। मैं का द्वित का मतलब क्या होता है? द्वित या द्विगुणी। द्वित या द्विगुणी किसको कहते हैं? पहले स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, और इसके बाद स्वर सहित व्यंजन। यानी कि जब आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ क्या है? आधा च, ये क्या है? पूरा च। तो स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन एक साथ आ जाए तो वो क्या कहलाता है? द्वित या द्विगुणी व्यंजन कहलाता है। व्यंजन के दो रूप होते हैं, एक आधा एक पूरा। आधे व्यंजन को शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन कहते हैं, और जो पूरा व्यंजन होता है उसको स्वर सहित व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं के बाद में क्या आ गया? मैं। यहाँ पे भी मैं के बाद में मैं, यहाँ पे भी मैं के बाद में मैं। तो ये कह रहा है कि यदि सम उपसर्ग के बाद में मैं आ जाए तो आ गया मैं के बाद में, ये रहा सम उपसर्ग के बाद मैं, सम उपसर्ग के बाद मैं। यदि सम उपसर्ग के बाद मैं से बना शब्द आए, अर्थात मैं के बाद मैं आए, मैं के बाद मैं आए, मैं के बाद मैं, आधे मैं के बाद मैं आए, आधे मैं के बाद मैं वर्ण आए, तो मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन ना होकर मैं का द्वित बन जाता है। तो यानी कि मैं का अनुस्वार में परिवर्तन यहाँ तो हो रहा था। देखो ये जो कंडीशन बताई आपको, ये हो रहा था ना, यहाँ पे ये रहा सम उपसर्ग है ना, इस वाले मैं का अनुस्वार में परिवर्तन। लेकिन यहाँ मैं नहीं था, यहाँ यह था, रे था, ले था और वह था। अगर मैं के बाद मैं होता तो ये अनुस्वार चिन्ह में ना बदलता। ऐसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ भी मैं के बाद में से है, तो ये किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। लेकिन यदि मैं के बाद मैं आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो अनुस्वार में नहीं बदल सकते, आप उसको मैं का द्वित बनाना पड़ेगा। मैं का क्या बनाना पड़ेगा? द्वित बनाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक से एक बच्चे हैं जी। झांसी की रानी, ये क्लास रिकॉर्डिंग है क्या? अब बताओ। नाम है झांसी की रानी और काम सूंघने का, तो आपको ने सूंघ के बता दिया, ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग है, और उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने।
अगर आपको खुशबू तो आई हो रिकॉर्डिंग क्लास की अलग तरह से तो मैं मान लूँगा, क्योंकि गणेश जी के भगवान गणेश के पास वास्तव में ग्रहण शक्ति थी। वह सूंघ के बता देते थे कहाँ कौन सी औषधि है। इसलिए भगवान गणेश को सबसे बड़ा वेद माना जाता है। धरती का सबसे बड़ा वेद आपको ध्यान रखना है, भगवान गणेश को माना जाता है, क्योंकि उनके पास ग्रहण शक्ति थी, सूंघने की शक्ति थी। अब आपको कैसे बताया जाए कि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो और वो भी ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी में इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, दिमाग में नहीं आने चाहिए। मैंने अभी जैसे क्लास शुरू हुई आपको बताया कि मेरा गला पिछले वाली जो क्लास थी आज की, जिसका टाइमिंग 8 से 9 था, उसमें गला बैठ चुका था, क्योंकि मैं 6 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। और रात को भी मैंने मैराथन क्लास ली थी, हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी रचनाएं और हिंदी के पुरस्कार। तो रात भी मैंने लगभग 2 घंटे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया। उसके बाद में 6 बजे फिर मैं कंटिन्यू, और वो रात की क्लास मैंने 11:30 बजे छोड़ी। तो 11:30 बजे क्लास छोड़ने के बाद 6 बजे फिर मैं लाइव हो गया अपने पेड कोर्स की क्लास में, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ठीक है। और प्यारे दोस्तों 9 से 10 आपकी क्लास, जो कि आज 8 तारीख है, दिन सोमवार है, और अभी 9:52 हुआ है। अगर मैं यही चीज़ एक छोटे छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे आके लिखूँ कि आज की तिथि है और ये मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि टीचर और छात्र का जो संबंध है उसमें मजबूती नहीं है, विश्वास नहीं है। और उस तरह का ना मेरा नेचर है, ना मैं उस तरह का टीचर हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक टारगेट को डिसाइड किया हूँ, और वो टारगेट है यूपी सब इंस्पेक्टर 2 स्टार 4200 पे ग्रेड, और उसमें से 75,000 सैलरी 8वें पे कमीशन के अनुसार, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अब आप किस लिए पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, आप पेपर को देने के लिए पढ़ रहे हो, फार्म भर दिया इसलिए आपकी मजबूरी है आपको पढ़ना, या फिर आपके पड़ोसियों का सिलेक्शन हो चुका है, रिश्तेदारों का सिलेक्शन हो चुका है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका मुद्दा है। मेरा मुद्दा ये है कि जब बच्चे पेपर देने जाएंगे तो यहाँ जो मैं करा रहा हूँ इससे बाहर उसके एग्ज़ाम में कुछ ना पूछा जाए। मेरा मुद्दा ये है कि मैं पेपर के टाइम से पहले आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, हिंदी के सिलेबस को प्रत्येक सेक्शन और उनके टॉपिक सब टॉपिक के साथ क्लियर करूँ, और जो पढ़ाऊँ वो पेपर में आए। मैं उस पर काम करता हूँ। अब कितने बच्चे लाइव हैं, कौन बच्चा कहाँ से लाइव है, कौन 40 किलो का है, कौन 80 किलो का है, किसकी हाइट 175 सेंटीमीटर है और किसकी हाइट 170 या 168 सेंटीमीटर है, उससे मेरा कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप यहाँ केवल और केवल ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम, 4200 पे ग्रेड के एग्ज़ाम और हिंदी के सिलेबस को पूरा करने के लिए आया करो। बाकी अगर आपके दिमाग में कुछ दूसरी चीज़ चल रही है तो आप ये समय कहीं दूसरी जगह जाके बर्बाद कर लो, यहाँ मत करो, ठीक है। मेरी तबीयत जैसे भी रही मैं क्लास ऑफ नहीं करता हूँ, कंटिन्यू क्लास लेता हूँ। जब ऑफ होती है तो मैं एक्स्ट्रा क्लासें दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको कंडीशन ये बताई गई दोस्तों, यदि सम उपसर्ग के बाद मैं से बना शब्द आता है तो मैं के बाद में मैं वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार चिन्ह में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि मैं का क्या बनेगा, द्विध बनेगा। तो मैं का अनुस्वार में कब परिवर्तन नहीं होगा, जब मैं के बाद में मैं आएगा। अब इन सब में सम उपसर्ग है, यही इनका सही संधि विच्छेद भी है। तो कितनी कंडीशन हो गई, 7 कंडीशन। अब आ जाओ 8वीं कंडीशन की ओर। क्या है जी 8वीं कंडीशन, क्या है, यदि ए आ स्वर को, यदि ए आ स्वर को छोड़कर किसी, यदि ए आ स्वर को छोड़कर किसी स्वर के बाद, ए आ स्वर को छोड़कर किसी स्वर के बाद दंतव्य से आए तो दंतव्य से परिवर्तन
दंतव्य से का परिवर्तन मूर्धन्य से, दंतव्य से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो जाता है। दंतव्य से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो जाता है। कैसे होगा? जैसे विषम, विषाद, अभिषेक, चलो इन्हीं को देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है? वी और सम, बाद वाले का कोई मीनिंग नहीं है। वी और साध, और ये क्या है? वी और, इनमें से बाद वाले का कोई भी मीनिंग नहीं है, तो फिर ये क्या बनेंगे? वी और सम, इनका मीनिंग हो गया वी और साध, और ये क्या बनेगा? अभी और सी। इनमें ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या आया? इसमें ई आया, ई के बाद में से है। इसमें ई आया, ई के बाद में से है। इसमें ई आया, ई के बाद में से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ई के बाद में से, ई के बाद में से, ई के बाद में से। तो यहाँ पर क्या होगा? यदि किसी स्वर के बाद किसको छोड़ के ए आया ही नहीं है, ई है, ए आ नहीं आया, तो ई ए आ को छोड़कर किसी स्वर के बाद में तो स्वर कौन सा आया? ई आया। दंतव्य से भी आ गया, तो इस दंतव्य से का परिवर्तन किस में होगा? मूर्धन्य से। इस दंतव्य से का परिवर्तन किस में हो गया? मूर्धन्य से। पहले कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन में ये शब्द बना, तीसरी में जाके ये चीज़ें हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी बाई अरुण सर, हिंदी बाई अरुण सर। इस पे 2 टाइम क्लास होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सुबह 10:30 बजे मैं 20 मिनट में थ्योरी कराता हूँ, शॉर्ट ट्रिक के साथ टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। और एक शाम को होती है क्लास जिसमें मैं 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेके आता हूँ, जिसमें 5 क्लासें हो चुकी हैं। छठी क्लास आज शाम को 9 बजे है। तो सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे और शाम को प्यारे दोस्तों 9 बजे मैं यूट्यूब चैनल पे आप लोगों की प्रैक्टिस कराता हूँ। और वो क्लासें मैंने तभी शुरू की दोबारा से जब आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को, जो चीज़ हमने सीख ली उसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसको प्रयोग करके नहीं देखेंगे, तब तक वो रटी हुई चीज़ होगी और कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे। इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पहले कंडीशन दी और कंडीशन को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल दिए, तो एग्जाम्पल से कंडीशन और कंडीशन से एग्जाम्पल आपस में मैच हो गए, प्रूफ हो गए। ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के माध्यम से शाम को जो मॉक टेस्ट होता है उसमें पूरे हिंदी के सिलेबस से क्वेश्चन लेते हैं, हर सेक्शन और हर टॉपिक और सब टॉपिक की। और उसकी PDF टेलीग्राम पर मिलती है। टेलीग्राम का नाम भी हिंदी बाई अरुण सर है, और वो टेलीग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर यदि ए आ स्वर के बाद में किसी स्वर के बाद दंतव्य से आता है, तो दंतव्य से का परिवर्तन ये था आपका दांत से उच्चारित होने वाला से। इस दंतव्य से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हुआ, तब जाके ये बना। आपने प्यारे दोस्तों इसको पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है और देखा भी है। इसलिए संधि विच्छेद में दोनों का अर्थ होना जरूरी है। आपने आज तक ना ये पढ़ा है, ना ये सुना है, ना ये लिखा है। तो ये हो गई आपकी 8वीं कंडीशन। इसके बाद है 9वीं कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? 9वीं कंडीशन, जो कराएंगे कल वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अब इसके अंतर्गत हम 2 कंडीशन और पढ़ेंगे व्यंजन संधि की, ठीक है, और पूरे व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी कंप्लीट।
तो कल आपका संधि वाला टॉपिक हो जाएगा, जिसमें बची हुई व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की तमाम कंडीशन आपके सामने होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जी 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 जी। इसके अलावा किसी का कोई भी डाउट है तो डाउट आप अपना क्लियर कर सकते हैं। सर हिंदी का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रीति का क्वेश्चन है। तो अभी क्लासेस शुरू हुई नहीं और सिलेबस कंप्लीट होने की बात आ गई। देखो, इसके हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत मैं अपने सारे टॉपिक और हिंदी के सेक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ मंडे और फ्राइडे के शेड्यूल में। लेकिन जब क्लास 1 घंटे की होती है तो वही 2 महीने का काम 2.5 महीने का काम 3 में कंप्लीट होता है। तो 2.5 से 3 महीने में अपना ये पूरा सिलेबस आपको कवर कर लूँगा। हो सकता है 2 महीने में हो जाए, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिलेबस को कितना जल्दी कैच कर पा रहे हो, जितना अचीवमेंट हासिल कर पा रहे हो। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वास्तव में आपको कुछ बहुत ज़रूरी काम है, दूसरे एग्ज़ाम पे आपको टारगेट करना है, तो आप हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब जो चैनल है, आप उससे भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं साथ साथ में, ताकि आपको दोबारा से रिवीजन में समय ना लगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे, ठीक है, हाँ वेरी गुड। चलो, इसके अलावा और हाँ, मैं कहा लगभग 2.5 से 3 महीने में सारा सिलेबस आपका हो जाएगा, जिसमें रिवीजन भी, और अगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात आए तो 2 महीने में। और किसी का कोई डाउट, किसी का? जी चलो, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं व्यंजन और विसर्ग संधि के साथ, और यूट्यूब चैनल पे 10:30 बजे सर्वनाम वाला टॉपिक और शाम को एक मॉक टेस्ट। ठीक है, कल जो क्लास हुई थी वो मैराथन क्लास थी यूट्यूब चैनल पर, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनके पुरस्कार वाली। वो क्लास आप ज़रूर अटेंड करना। 4 से 5 क्वेश्चन आपके उस क्लास से ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।